दोस्तों इस साल मकर संक्रांति की रविवार की सुबह एक बेहद बुरी खबर से शुरू हुई, क्योंकि नेपाल में हुई एक हवाई जहाज दुर्घटना ने कई परिवारों को हमेशा के लिए मायूस कर दिया। आपने भी सुना ही होगा कि नेपाल के पोखरा में हुई एक विमान दुर्घटना ने एक साथ 72 परिवारों को कभी खत्म न होने वाला दर्द दे दिया। वैसे दोस्तों एक्सपर्ट्स का तो यही कहना है कि दुनिया भर में किसी भी ट्रांसपोर्ट के मामले में हवाई जहाज का सफर ही सबसे सेफ है, लेकिन अगर पिछले 30 सालों का इतिहास देखें तो हमें नेपाल ही एक ऐसा अनोखा देश देखने को मिलता है जहां पर ये आंकड़े फेल हो जाते हैं, क्योंकि पिछले 30 सालों में नेपाल में 27 से भी ज्यादा बड़े और भयानक हवाई हादसे हुए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्यों नेपाल में हवाई यात्रा इतनी कठिन है और आखिर क्यों सबसे ज्यादा हादसे यहीं पर होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रविवार की सुबह आखिर हुआ क्या। असल में नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखरा जा रही इस फ्लाइट में 5 इंडियन और कई विदेशी लोगों के साथ करीब 72 लोग सवार थे। लैंडिंग से पहले ही ये फ्लाइट क्रैश हो गई और इनमें से 68 लोगों को बचाया नहीं जा सका। जानकारी के लिए बता दें कि इस एयरलाइंस का नाम यति एयरलाइंस था और इस प्लेन में 4 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। और दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि नेपाल में हवाई हादसों का अपना ही एक इतिहास रहा है, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये है कि सबसे बड़े 8 हादसे पिछले 12 सालों के दौरान ही हुए हैं। साल 2010 से लेकर अब तक यहाँ पर 166 से भी ज्यादा लोग हवाई यात्रा के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। अब दोस्तों इस देश में इतने ज्यादा हवाई हादसों के पीछे की एक बड़ी वजह नेपाल की ज्योग्राफी भी है। अगर आप नेपाल के मैप को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश है, जहाँ का टेरेन उबड़ खाबड़ और बहुत ही खतरनाक है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट भी इसी नेपाल में है और इस एयरपोर्ट का नाम तेंजिंग हिलरे एयरपोर्ट है। असल में नेपाल में पहाड़ों की वजह से रनवे छोटे बनाए जाते हैं, जिससे एक नॉर्मल पायलट के लिए यहाँ पर सेफ लैंडिंग और टेक ऑफ करना दोनों ही काफी मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि हर साल यहाँ कोई न कोई हादसा होता ही है। तेंजिंग हवाई अड्डा तो इतना खतरनाक है कि इसकी एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई। इसी वजह से बहुत ज्यादा ट्रेंड पायलट ही यहाँ पर प्लेन टेक ऑफ या लैंड करा सकते हैं। पिछले साल भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसमें जहाज में सवार 22 लोगों में से कोई भी नहीं बच पाया। वैसे दोस्तों एक और बात जो हैरान करती है वो ये है कि नेपाल में सबसे ज्यादा 2 ही एयरलाइंस के प्लेन्स क्रैश होते हैं और इन एयरलाइंस का नाम है यति और तारा। और बता दें कि ये दोनों ही एयरलाइंस हिमालय की पहाड़ी इलाके और बेहद जोखिम भरे हिमालय क्षेत्र में उड़ान भरती है। और इस देश में हवाई सफर इतना खतरनाक है कि साल 2013 में यूरोपियन यूनियन ने सिक्योरिटी रीजंस का हवाला देते हुए नेपाल से जुड़ी सभी एयरलाइंस को अपने एयर जोन में उड़ने पर बैन कर दिया। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि साल 2010, 11 और 12 में लगातार कई हादसे हुए और यूरोपियन यूनियन अपने किसी भी नागरिक की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। नेपाल की सरकार लगातार इस बात के लिए संघर्ष करती रही कि उस पर लगे इस बैन को हटा लिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फिर साल 2022 में नेपाल सरकार की कई फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद ईयू ने फिर तय किया कि इस बैन को अभी हटाना नहीं चाहिए। कुछ महीने बाद नेपाल ने एक बार फिर से ट्राई किया, लेकिन इस बार भी उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। वैसे दोस्तों भले ही ये हादसा पोखरा हवाई अड्डे के पास हुआ हो, लेकिन नेपाल में सबसे ज्यादा हादसे त्रिभुवन हवाई अड्डे के पास होते हैं। इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है कि ये पूरा इलाका ओवल शेप में बना हुआ है और काफी ऊंचे ऊंचे दांतेदार पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो पायलट्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। वैसे कई पायलट्स का ये भी कहना है कि हिमालय की ऊंची और संकरी लैंडिंग स्ट्रिप्स को नेविगेट करना मुश्किल होता है और इसीलिए यहाँ पर इतने हादसे होते हैं। वैसे दोस्तों दिक्कत सिर्फ मौसम और जियोग्राफिकल कंडीशंस की ही नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी वजह नेपाल में उड़ने वाले जहाज भी है। नेपाल में इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहुत कम चलती हैं और यहाँ पर ज्यादातर फ्लाइट्स डोमेस्टिक है। और आपको बता दें कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स में जो जहाज यहाँ उड़ाए जाते हैं वो टर्बोवॉप इंजन वाले छोटे जहाज होते हैं, जो बहुत ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते और इन जहाजों में सबसे ज्यादा टर्बुलेंस महसूस होती है। आकार में छोटे होने के कारण ये बड़ी टर्बुलेंस को झेल पाने की ताकत नहीं रखते और यही वजह है कि मौसम बिगड़ते ही ये छोटे जहाज और भी रिस्की हो जाते हैं। दोस्तों जहाज से जुड़ी इन दिक्कतों के अलावा जो मेन प्रॉब्लम आती है वो है यहाँ की सरकार और एविएशन मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई। दोस्तों इस बात से तो आप भी इनकार नहीं कर सकते कि नेपाल एक बेहद शानदार टूरिस्ट प्लेस है
है, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर मौजूद सुंदर बर्फीले पहाड़ और मन को शांति देने वाले नजारे हैं। यही वजह है कि नेपाल काफी लंबे वक्त से टूरिज्म को अपनी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बनाना चाहता है। इसका एक और कारण ये भी है कि ये देश लैंडलॉक्ड है, यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और समुद्र से इसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं। इसीलिए यहाँ पर इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार करने की जरूरत है। आपको बता दें कि यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठाते हैं। इनके नाम है NAC और CAAN। आपको बता दें कि ये दोनों ही सरकारी ग्रुप्स हैं और इन दोनों ही ग्रुप्स के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इनके बीच कोऑर्डिनेशन की बेहद कमी है और इनकी इस कमी ने नेपाल की एयरलाइन इंडस्ट्री को भी काफी नेगेटिव पब्लिसिटी दी और ये भी एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से EU ने इनकी एयरलाइंस को बैन कर दिया। लेकिन दोस्तों कई अलग अलग रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेपाल ने अपनी एयरलाइन इंडस्ट्री को सुधारने में पिछले सालों में कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स उठाए हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि नेपाल में एयर सेफ्टी को लेकर काफी काम हुआ है। साल 2017 में इस देश का सेफ्टी स्कोर 66.76 था, जो अब बढ़कर 70.1 हो चुका है। ये स्कोर ग्लोबल एवरेज से पूरे 8% ज्यादा है, यानी कि इस देश की सरकार एविएशन सेक्टर को लेकर सीरियस तो है, लेकिन ये हादसे कहीं न कहीं इनकी इस रेटिंग पर भी सवाल उठाते ही हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई वो बातें जो बताती है कि कैसे नेपाल में हवाई यात्रा करना किसी बम के ऊपर बैठकर सफर करने से कम नहीं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे हादसे भी हुए हैं जिसमें हमारे बताए गए किसी भी रीजन का कोई हाथ नहीं। एग्जाम्पल के लिए साल 2019 में ही एयर डायनेस्टी का एक हेलीकॉप्टर काठमांडू में ही रास्ता भटक गया और एक पहाड़ी से टकराकर चकनाचूर हो गया। इस हेलीकॉप्टर में नेपाल के टूरिस्ट मिनिस्टर और एक बड़े बिजनेसमैन शामिल थे। बता दें कि ये हादसा तब हुआ जब विजिबिलिटी बहुत कम थी, यानी कि हेलीकॉप्टर को उड़ाया नहीं जा सकता था। और जब मामले की जांच हुई तो पता चला कि हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए कई प्रोसेस फॉलो ही नहीं किए गए। आरोप तो यहाँ तक लगा कि पायलट पर बेवजह का प्रेशर क्रिएट किया गया ताकि वो उन VIP गेस्ट को लेकर ऐसी अनफेवरेबल कंडीशंस में भी उड़ान भर ले। तो दोस्तों इन सभी फैक्ट्स को जानने के बाद हम ये तो कह ही सकते हैं कि नेपाल में एयरलाइंस को अभी भी काफी सुधार करने की जरूरत है और यहाँ पर एयरलाइंस को कुछ ऐसे डेवलप करने की जरूरत है जिससे वो हिमालय के टफ टेरेन में भी अच्छे से ऑपरेट कर सके। साथ ही नेपाल की ज्योग्राफिकल कॉम्प्लिकेशंस को समझकर उसी हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है ताकि वहाँ की सरकार हो या लोग उनका आने वाले वक्त में नुकसान न हो। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।